अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी का मामला, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के सख्त रिमार्क सामने आए हैं। कहा कि यह हल्फनामा जुडिशल रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। अगर कोई हल्फनामा कहीं भी दे दे तो क्या इसको पहले सफ़े पर छापा जाएगा। और इसके साथ साथ राना शमीम और इंसार अब्बासी को सबूत लाने का भी हुक्म जारी किया गया है। उसके साथ साथ तमाम फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी हुक्म सामने आया। उसके साथ साथ कुछ ही देर पहले अदालत ने एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यह हल्फनामा अदालती केसेस पर असर अंदाज होने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस पर बात करेंगे। हल्फनामा का जो चैप्टर शुरू हुआ है ये कहां पर जाके खत्म होगा, और इसके साथ साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। नाज़रीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। काफ लीग के बाद अब एमक्यूएम भी कुछ नाराज नजर आ रही है। अहम बिल्स की मंजूरी के लिए वजीर आजम खुद मुतहरिक हैं। चैम्बर्स में अरकान असम्बली के साथ साथ सदर ने मुलाकातें की हैं और हाजिरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। उसके साथ साथ वजीर आला पंजाब को चैम्बर्स में भी बुलाया गया है और पंजाब के अरकान असम्बली को तरक्याती प्रोजेक्ट्स के हवाले से यकीन दहानी भी करवाई गई है। और वहीं पर पैरेलल में हम देख रहे हैं कि लाहौर में हमजा शहबाज की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई है और उसके बाद आसिफ जरदारी और मरियम नवाज का भी परवेज इलाही को फोन गया है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन से माजरत की है और उसके साथ साथ आजम स्वाति पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर अगली समात पर वो पेश ना हुए तो फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस हवाले से भी आपके साथ प्रोग्राम में नाज़रीन शेयर करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफी तज्जियाकार सिद्दीक जान और सहाफी तज्जियाकार अदील बड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। आज क्या कार्रवाई हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो उसकी तरफ तो हम मूव करते हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले एक हल्फनामा आया है, तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है अदालत ने। उसमें ये कहा गया है कि ये जो हल्फनामा सामने आया है इसमें देखा जा रहा है कि अदालती केसेस पर कहीं ना कहीं असरअंदाज होने की कोशिश की गई है और साजिश भी की गई है। आपको क्या लगता है ये जो पूरा चैप्टर हल्फनामे से विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट शुरू हुआ है, अब ये कहां पर जाके रुकेगा और क्या इस हवाले से मजीद भी कोई कार्रवाई हम देख रहे हैं? अभी तक ये जवाब तो सामने नहीं आया कि ये हल्फनामा कैसे पैदा हुआ, किसके कहने पे आया, लेकिन इसने जो नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, ये बात अब दूर तलक जाएगी। और एक ऐसे वक्त में जब अब से चंद घंटों बाद मरियम नवाज साहिबा की अपीलों की समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये सारा मामला देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़ा है। तो अदालत में जो कार्रवाई हुई है बड़ी अहम, उसके बाद आज जो तहरीरी हुक्मनामा है पहले मैं वो सामने रखना चाहूंगा। इसमें हुक्मनामे में ये कहा गया है कि एक तो जिन्होंने स्कैंडलाइज किया है अदलिया को बादियों नजर में, और उन्हें जो बयान हल्फी जज साहब ने दिया है यह संगीन मिसकंडक्ट करार दिया गया है कि एक जज अगर इस तरह का कोई काम होता देखता है तो उसका यह काम है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिपोर्ट करे। उन्होंने ये 3.5 साल से ज्यादा अरसा इसको रिपोर्ट नहीं किया, ये मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। फिर उसमें जितनी संगीन गलतियां हैं, जिस अंदाज में इल्जामात लगाए गए हैं, जो कि प्रोसीडिंग में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब ने सवालात भी उठाए, उसने इस हलफनामे की ये जो इमारत बनाई जा रही थी इसको धड़ाम से गिरा दिया है। जो तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं, ये इस्तगासा का किरदार अदा करेंगे, ये प्रोसिक्यूट करेंगे। इन दोनों में से कोई एक। इसमें अदालती मुआवन भी मुकर्रर किए गए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, PFUJ, इनके जो नुमाइंदगान हैं इनको अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया गया है और फैसल सिद्दीकी साहब को भी किया गया है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा है इसमें कहा गया है कि अखबार में छपने वाली खबर, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये सतर है हुक्मनामे की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अखबार में छपने वाली खबर और बयान हल्फी बादियों नजर में अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ये बड़ी खतरनाक बात है। अगर कोई ये समझ रहा था कि इससे कोई फायदा उठाना था, और अदालत की तौहीन करने वालों पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अदालत को इन इल्जामात से मुतल्लिक मुतमईन करें। न्यूज रिपोर्ट और बयान हल्फी ने अदलिया की गैर जानिबदारी को स्कैंडलाइज करके मुतासिर किया, यानी उस पर हमला किया।
बयान हल्फी में लगाए गए इल्जामात मिसकंडक्ट हैं और इसमें यह भी कहा गया है कि राना मोहम्मद शमीम का कंडक्ट उनकी साख पर सवालात उठाता है। इससे पहले कि कल जो मरियम नवाज के केस की समाअत होने जा रही है, इन शॉर्ट इस तहरीरी हुक्मनामे को देखा जाए तो यह क्लियर कट है कि यह हल्फनामा उस केस पर कोई इंपैक्ट नहीं रखेगा। बिल्कुल भी नहीं रखेगा। मैं ये बात अदालती कार्रवाई को बयान करने से पहले कहना चाहता हूं कि जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने आज अदलिया की साख पर एक हमले को बचाया है। इस हमले से अदलिया की साख को बचाया है। वो खड़े हो गए अपने साथी जजों के साथ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो ये तौहीन अदालत और इस तरह के जो मामलात हैं इस पर वो बहुत कम इस साइड पे जाते हैं, बल्कि जब उनकी जात पर भी कोई तनकीद करता है तो वो तौहीन अदालत और इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये अदालत बड़े एक्सट्रीम पे चली जाती है जब ये कार्रवाई होती है, क्योंकि अदालत मजबूरन फिर ये अदालत का फिर आगे इख्तियार होता है। अतर मिनुल्लाह साहब इस तरह की चीजों पर यकीन रखने वाले जज नहीं थे कि कुछ छोटी सी बात हो को किसी की शख्सियत पे बात करे, लेकिन ये चूंकि अदलिया पर हमला है, अदलिया की साख पर हमला है और जिस अंदाज में मारिया, मैं आपको बताऊं कि सदीक जान साहब भी कमरा अदालत में मौजूद थे, जिस अंदाज में आज उन्होंने आज अदालत को चलाया, इस तरह अदालत जब खचाखच भरी हुई थी और उनके जो सवालात थे उन सवालात पर पिन ड्रॉप साइलेंस थी अदालत में। वो क्वेश्चन एक दो मैं सामने रखना चाहता हूं, वो क्वेश्चन एक दो सामने रखना चाहता हूं। जब उन्होंने एडिटर साहब से पूछा, जिन्होंने खबर लगाई, उन्होंने ये पूछा कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि ये हल्फनामा लंदन से ही क्यों नोटराइज कराया गया। उन्होंने पूछा कि क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि एहतसाब अदालत का फैसला कब आया, मुझे वो तारीखें बता दें, कब ये अपीलें दायर हुई, कब ये अपीलें मुकर्रर हुई। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम कौन सी थी। उसमें उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस, आयशा, हामिद, अमजद, परवेज, जहांगीर, जदून। आपने इनसे क्या पूछा कि 17 तारीख को जब ये केस लगा था तो आपने ये कहा कि ये इलेक्शन से पहले लगा दें? नहीं कहा था उन्होंने। तो जब ये 31 जुलाई तक केस गया, जब 31 जुलाई तक ये केस गया तो उन्होंने कहा कि क्या इनकी लीगल टीम ने एतराज किया था कि ये पहले लगाएं? तो धड़ाम से वो इमारत गिर गई। उन सवालात पर कोई जवाब नहीं था रोस्ट्रम पर खड़े हुए लोगों के पास। और ये एक, मैं समझता हूं कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने एक बड़ी साजिश अदलिया के खिलाफ इसको बेनकाब किया है। अपने साथी जजों की साख के साथ खड़े हुए हैं, अपने साथी जजों के साथ वो खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया। When it comes to personal attack तो that is something different, लेकिन जब एक अदलिया पर अटैक होता है, अदलिया को स्कैंडलाइज किया जाता है तो काफी कंसर्न भी शो किया जाता है। सिद्दीक, आज की प्रोसीडिंग क्या रही, आज क्या माहौल था अदालत में, और जिस तरह से भी अदील ने भी कहा कि बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस था, किसी के पास किसी सवाल का जो कि वैलिड क्वेश्चंस हैं उनका जवाब नहीं था। देखिए मारिया, मैं आज की प्रोसीडिंग के बाद जो 17 पॉइंट हैं, जो 17 पॉइंट चार्जशीट हैं अंसार अब्बासी साहब पर और जंग ग्रुप पर, दी न्यूज पर, ये चार्जशीट हैं उस मीडिया ग्रुप पर जिन्होंने शरीफ खानदान के हक में ये खबर लगाई। एक एक पॉइंट आपको जल्दी जल्दी बताता चलूंगा अपने नाजरीन को भी साथ के। जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास बेंच बनाने का कोई इख्तियार नहीं था। ये दोबारा बता रहा हूं, ये वो हकायक हैं जो कि जंग अखबार में खबर छापने वाले सहाफी को मालूम नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक के पास बेंच बनाने का कोई इख्तियार नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे। जस्टिस आमिर फारूक कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक पाकिस्तान में ही नहीं थे। जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब छुट्टी पर थे और पाकिस्तान से बाहर थे। अंसार अब्बासी साहब शरीफ खानदान के केसेस की बुनियादी और अहम मालूमात और हकायक से बेखबर थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवालात किए तो कच्चा चट्टा खुल के सामने आ गया कि अंसार अब्बासी साहब को किसी चीज का पता नहीं था। अंसार अब्बासी साहब को एहतसाब अदालत के फैसले की तारीख का नहीं पता था। उनको अतर मिनुल्लाह साहब ने बताया कि 6 जुलाई को यह फैसला आया था। उनको अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि शरीफ खानदान ने कब ये अपील और ये पिटीशन दायर की थी। उनको बताया गया कि ये 16 जुलाई को दायर की गई थी। उनको यह भी नहीं पता था अंसार अब्बासी साहब को कि पहले समाअत करने वाले जजेस के नाम क्या थे। उनको बताया गया कि पहली समाअत करने वाले जजेस का नाम जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है। अंसार अब्बासी साहब को शरीफ खानदान के वकला का नाम तक नहीं पता था। उनको बताया गया कि ख्वाजा हारिस साहब, अमजद परवेज साहब और जहांगीर जदून साहब और बाकी जो वकला हैं, साद एम हाशमी, उनके नाम बताए गए। अंसार अब्बासी साहब जो है
उनको यह भी नहीं मालूम था कि शरीफ खानदान के केस की पहली समाअत कब हुई। अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि शरीफ खानदान के वकला ने 31 जुलाई तक जो समाअत मुलतवी हुई उसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया था। अंसार अब्बासी साहब को यह भी नहीं पता था कि अदालती तरीका कार क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। उसके मुताबिक 31 जुलाई से 25 जुलाई से पहले जमानत मुमकिन ही नहीं थी। और यही कहा तरमिनल्लाह साहब ने कि जो शरीफ खानदान के वकला थे, प्रोफेशनल वकला थे, उनको इस बात का अदराक था, एहसास था, पता था। आज पहली मर्तबा 3 साल से यह बयानिया बनाया जा रहा है कि कहीं से यह हुक्म जारी किया गया था कि शरीफ खानदान को, नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना। आज तरमिनल्लाह साहब ने पहली मर्तबा यह क्लैरिफिकेशन दी है, उन्होंने वजाहत की है, तरदीद किया उन इल्जामात की और बताया है कि जब 17 को यह समाअत हुई थी उसके बाद 31 जुलाई तक मामला गया तो कम से कम 2 हफ्ते दिए गए। किसी भी केस में इससे ज्यादा वक्त दिया जाता है। अदालती जो तरीकाकार है उसके मुताबिक कन्विक्टेड शख्स के खिलाफ अपील फौरी तौर पर डिसाइड नहीं की जा सकती, फौरी तौर पर उसको जमानत नहीं दी जा सकती। यही वजह है कि शरीफ खानदान के वकला ने यह नहीं कहा था कि 25 से पहले जो है वो समाअत की जाए। आज तरमिनल्लाह साहब ने 35 मिनट की समाअत में 9 मरतबा पूछा अंसार अब्बासी साहब से कि अंसार अब्बासी साहब, क्या आपने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया? आपने हकायक को जानने की कोशिश की? आपने उनसे कोई सवाल किया? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और क्रॉस चेक करना आपने नहीं बिल्कुल। और तरमिनल्लाह साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि इस खबर का मकसद शरीफ खानदान का जो केस है 17 नवंबर कल, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। और यह भी जो अदील बड़ाई साहब ने कहा कि इस सवाल का भी अंसार अब्बासी साहब के पास कोई जवाब नहीं था कि ये क्यों लंदन से नोटराइज कराया गया। कुछ और चीजें हैं वो जरा अदील बड़ाई साहब से बात कर लें। आज की समाअत के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने अगली जब आप मुझसे सवाल करेंगे। मैं जानना चाहूंगी कि आज माहौल बेसिकली क्या था, किस तरह का माहौल था, एनवायरनमेंट क्या था, किस क्वेश्चंस किए गए बेसिकली, और जो जिस तरह से रोस्टरम पे लोग खड़े थे उनका बेसिकली ओवरऑल अगर मैं जानना चाहूँ एक पोस्चर होता है इंसान का, वो किस तरह का था? देखें, ऑनरेबल जनाब जस्टिस तरमिनल्लाह साहब के रिमार्क्स ही ज्यादा आते रहे, उनके सवालात ही ज्यादा आते रहे, क्योंकि दूसरी साइड पे जवाब नहीं आ रहे थे। वही जो और जस्टिस साहब के जो सवालात थे, जो चीफ जस्टिस साहब के, कमरा अदालत में तिल धरने को जगह नहीं थी, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस थी। अच्छा। और खास तौर पे जब उन्होंने ये कहा कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, कि आपने पता कराने की कोशिश की कि वो इस वक्त मौजूद थे भी मुल्क में या नहीं, तो उन्होंने बताया कि मैं और जस्टिस आमिर फारूक साहब उस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, अब जब यह बात हो रही थी तो बिल्कुल साइलेंस थी। उसकी वजह कि वो ये इंकशाफात हो रहे थे कि एक जानिब मुल्क में भूचाल बर्पा कर दिया गया, एक ऐसा हलफनामा बयान हल्फी साहब ने लाके कि जो धड़ाम से गिर गया है, जो कि तवक्को ही नहीं की जा रही थी कि चंद घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकेगा, और उसकी बुनियाद पे आगे पता नहीं क्या क्या प्लान था। प्रोड्यूसर साहब को मैं ये कहूंगा कि वो अगर दिखा सकें नाजरीन को वो दस्तावेज जो कि उस वक्त का ड्यूटी रोस्टर जारी हुआ था, उस वक्त अदालत ने जो ड्यूटी रोस्टर जारी किया था, उस रोस्टर में 16 जुलाई 2018 और से 20 जुलाई का यह रोस्टर जारी होता है। इस रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये डिवीजन बेंच में है। इसके अलावा जो सिंगल बेंच हैं, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये दस्तावेज ये बताता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे थे, ये दस्तावेज ये साबित करता है कि वाकई ये दोनों जज साहिबान चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं थे, तो इसलिए जो डिवीजन बेंच था वो तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर और मियां गुल साहब पर मुश्तमिल था। अच्छा, अब ये 16 जुलाई से 20 जुलाई 2018 का ये रोस्टर है। इस रोस्टर के दौरान ही अपील आती है और अगले दिन समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। यह सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि इस वक्त वो जज साहब मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, इसके बाद एक और अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो दिखा सकें, जो कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई है। जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी हुई है, इसमें 31 जुलाई की कॉज लिस्ट जारी होती है और जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन साहब जो हैं, ये 31 जुलाई की ये कॉज लिस्ट जो इस वक्त स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं, ये बता रही है कि पहली मर्तबा ये केस यानी जनरल इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को गुजर चुके होते हैं। पहली मर्तबा ये केस अदालत में लगता है जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, और साथ मौजूद होते हैं जस्टिस
मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहबान इसको पहली मर्तबा सुनते हैं। और आज जो जज साहब ने सवाल किया कि लीगल टीम ने तो कोई इतराज ही नहीं किया था इसको इलेक्शन के बाद या पहले लगाने के हवाले से। ये तो 31 जुलाई को जब ये मैटर चला गया, और ऐसा भी कभी नहीं होता कि अच्छा। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने, अंसार अब्बासी साहब से यह भी सवाल किया कि क्या आप ये बताएंगे ये जो बेंच बना ये किसके कहने पर बना और इसकी कितनी हियरिंग्स हुई। और फिर उन्होंने बताया 10 सितंबर को हियरिंग होती है 2018 को, 11 सितंबर को होती है, 12 सितंबर को होती है, 13 सितंबर को होती है, 17 सितंबर को होती है, 18 सितंबर को हियरिंग हुई, 19 सितंबर को हियरिंग हुई। उन्होंने कहा यह अनप्रेसिडेंटेड है कि इस अदालत ने इस अंदाज में रोजाना की बुनियाद पर इन केसों की समातें की और किस तरह स्कैंडलाइज किया जाता है अदालतों को और कहा जाता है जी बेंचेस कोई और बनाता है। तो इसका क्या मतलब है? फिर आपने जो सवाल किया कि अदालत का क्या माहौल था, फिर जब जज साहब ने कहा इस अदालत में मौजूद शख्स, क्या कोई बताएगा कि इस अदालत के कोई भी जज को कोई फोन करता हो या राब्ते में हो या असरअंदाज होने की कोशिश करे तो मैं जिम्मेदार हूं। जाहिर है खामोशी छानी थी। जिन्होंने बयान हल्फी दिया उनके पास सबूत नहीं है। आज मेरे जराए बता रहे हैं कि वो चूंकि इस्लामाबाद में मौजूद थे, जनाब साबिक जज साहब जो हैं राना शमीम साहब, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं आए। अब ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई में अगर माफी नहीं मांगी जाती जो अपार की जानिब से, तो मेरा ख्याल है शायद माफी तलाफी के बाद मामला खत्म हो जाए। लेकिन तो असल मामला, लेकिन ये अदालत का इख्तियार है, अदालत का इख्तियार है, ये अदालत का स्वाबदीद है। लेकिन राना शमीम साहब के लिए ये मुश्किलात खड़ी होगी। राना शमीम साहब आज पेश नहीं हुए, जबकि अदील बता रहे हैं कि उनके जराये के मुताबिक वो इस्लामाबाद में थे, उनके साहबजादे उनकी जगह पेश हुए। उनका क्या मौक़िफ़ था सदीक? देखें, आज जो उनके साहबजादे का मौक़िफ़ था, आज की समात का सबसे अफसोसनाक, सबसे कमज़ोर, सबसे हैरतनाक और सबसे परेशान कुन पहलू उनके बेटे का मौक़िफ़ था। उनके साहबजादे ने आज अदालत को बताया, और ये वो पॉइंट था मारिया जिस पे तमाम कमर अदालत में लोग जो हैं वो चौंक गए और सकते में नजर आए कि ये क्या बात कर रहे हैं उनके बेटे। वो ये बताते हैं कि उनके चचा जो कि भाई थे राना शमीम साहब के, उनकी डेथ होती है। कब होती है? 6 नवंबर को। 6 नवंबर को राना शमीम साहब कहाँ पे थे? न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे। उसके बाद वो पाकिस्तान आने की बजाय, अपने भाई को जो है वो कंधा देने के लिए पाकिस्तान आने की बजाय, अपने भाई को कब्र में उतारने के लिए पाकिस्तान आने की बजाय वहां से चले जाते हैं लंदन। लंदन जाके वो वहां पे बयान हल्फी देते हैं, उसे नोटराइज कराते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने ये सवाल उठाया कि ये बताइए कि उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये आज ये कह रहे हैं कि इनके वालिद आज इसलिए यहां पर नहीं आ सके क्योंकि इनके चचा फौत हुए हैं। यहां पे तो वो नहीं आए क्योंकि इनके चचा फौत हुए हैं, वो गम में हैं। लेकिन उस वक्त उनका गम कहां पे था? जब 6 को वो फौत हुए उनके भाई, तो वो वहां से अमेरिका से पाकिस्तान आने के बजाय वो इंग्लैंड चले गए। ये वो पॉइंट था जिसने सबको हैरान कर दिया, चाहे वो शरीफ खानदान के हामी वहां पे मौजूद थे और उनको भी परेशान हैरान कर दिया कि यार कैसे कोई शख्स ये कर सकता है कि वो अपने भाई को जो है वो कंधा देने के लिए, उसका आखिरी दीदार करने के लिए। हमारे यहाँ होता है, आप देखते हैं अक्सर फौजियों के ऊपर क्या होता है, एक एक पूरा दिन मैयत को रखा जाता है। किस लिए रखा जाता है? कोई बेटा, कोई बेटी, कोई भाई, कोई करीबी अजीज बैरून मुल्क से आ रहा होता है, पाकिस्तान से दूर से आ रहा होता है कि आखिरी उसने दीदार करना है। लेकिन यहां पे उनके लिए अपने भाई को कंधा देना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शरीफ खानदान को कंधा देना इंपॉर्टेंट था। मरियम एक सजा याफ्ता मुजरिम की बेटी को बचाने और उनके केस को कंधा देना इंपॉर्टेंट था, और उसके लिए वो अमेरिका से पाकिस्तान आने के बजाय वो लंदन चले गए। अगर आपके पास टाइम है तो कुछ और पॉइंट है, वरना ब्रेक के बाद जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आज एक चीज मैं ऐड कर दूं कि मेरी ये भी इत्तला है कि 10 तारीख को वो बयान हल्फी देने के बाद अगले ही रोज पाकिस्तान के लिए वो रवाना हो गए। अच्छा। यानी बड़ी अजीब सी बात है जो सदीक साहब ने बात बताई। वाकई ये तो एक इसका इंसानी पहलू भी है, कानूनी पहलू से हटके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पहले लंदन में थे, लंदन में बयान हल्फी दिया, फिर वो इस्लामाबाद आ गए, उससे नेक्स्ट डे यानी कि पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी और अब वो इस्लामाबाद में। जी इस्लामाबाद में है, और वो इस्लामाबाद में है और वो नहीं आए। उनके इतनी गहमा गहमी क्यों है? उनके बेटे ने तो कोशिश की कि उनकी को हाजिरी से या इस तरह कोई इस्तिस्ना मिल जाए, उन्होंने वक्त मांगा जवाब देने के लिए, लेकिन अदालत ने इस मामले को इतना सीरियस लिया है, और लेना भी चाहिए सीरियस। ये क्या मजाक है कि जब जिसका कोई दिल करे वो अपने जाती केसेस को छुपाने के लिए, उनसे बचने के लिए कभी फौज पर हमला कर दे, कभी वो ISI पे हमला कर दे, इल्जाम लगा दे, कभी वो अदालतों पे इल्जाम लगा दे। मेरा ख्याल है ये मजाक अब बंद होना चाहिए, और अदालत ने ये जो इस पर नोटिस लिया है
ये मामला मेरा ख्याल है अब ये मंथ के अंजाम तक पहुंचेगा। सिद्दीक, आप कुछ ऐड अप करना चाहते हैं? बस हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं ख्याल ब्रेक पे जाएं वापस आगे, क्योंकि वो मुझे 2-3 मिनट चाहिए होंगे। तो फिर ठीक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। पहले बात करेंगे कल जो ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है उसमें क्या हुकूमत अपने नंबर्स पूरे कर पाएगी, और जो 30 बिल्स पास करवाने हैं हुकूमत ने, क्या वो पॉसिबल हो सकेंगे कल की तारीख में? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और इस इजलास के हवाले से बताया जा रहा है कि 30 बिल्स मंजूर करवाएगी हुकूमत, और अहम बिल्स की मंजूरी के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब खुद भी मुतहरिक हैं, और इसके साथ साथ चैम्बर में अरकान असम्बली और सेनेटर से मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा है। हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की है वजीर आजम ने। अदील, आपकी तरफ आऊंगी, ये बताइएगा ये जो कल ज्वाइंट सेशन होने जा रहा है, क्या इसमें तमाम 30 के 30 बिल्स कल एक ही दिन में पास हो जाएंगे? क्या हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं? जी, हुकूमत के नंबर्स भी पूरे हैं, हुकूमत कॉन्फिडेंट भी है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब जो पार्लियामेंट का अहाता है वहां पर सहाफियों का इंटरेक्शन हुआ, बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, और बड़े दिनों बाद उसको जो उनका जो अंदाज है वो बदला हुआ देखा, और जिस तरह पहले वाले इमरान खान है वो नजर आए। उसकी वजह यह है कि यकीनन दर्द सर बना हुआ था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक चैलेंज बन गया था, पोस्टपोन हो रहा था। अब तो ये बातें होने लग पड़ी थी कि हुकूमत चल भी सकेगी या नहीं, सादा अक्सरियत इनके पास है भी है या नहीं। लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने अपने जो अरकान हैं 226 वो हमने पूरे कर लिए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 80% से जायद अरकान के साथ खुद मुलाकातें की हैं। इत्तेहादियों के जो कंसर्न्स थे वो दूर कर दिए गए हैं। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम दिन है, आर या पार का दिन मैं इसे कहूंगा। ये आर या पार का दिन इसलिए है कि अगर कल ये लेजिस्लेशन हो जाती है, उसके बाद जो बाकी अगले इलेक्शन तक का वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बिलों की मंजूरी के कॉन्फिडेंस पे आगे हुकूमत करेगी। लेकिन अगर कल ये बिल मंजूर नहीं होते तो ये हुकूमत के लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी दचका होगा। लेकिन अपोजिशन की परेशानी बता रही है कि उन्हें भी लग रहा है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। प्रोड्यूसर साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी परेशानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ये बिल तो कल मंजूर होने जा रहे हैं, और उसके बाद अगला लाया अमल वो बता रहे थे कि ये बिल मंजूर हो गए तो क्या होगा। कह रहे थे बेसिकली अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? प्रोड्यूसर साहब वो प्ले कीजिएगा। अच्छा, आप ये देखें कि अभी बिल मंजूर नहीं हुए तो ये आगे का लाया अमल पीडीएम तय कर रही है अदालतों में चैलेंज करने के हवाले से। इसमें एक बड़ी अहम खबर है कि वो जो 8 शिकें थी, जो मुतनाज़ा शिकें थी, उनके मामले पे क्या होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सिद्दीक साहब से बात कर लें, तो इस चंद के आखिर में मैं वो आपके साथ खबर भी शेयर करूंगा। इस पे भी आज हुकूमत की लीगल टीम बैठी है प्राइम मिनिस्टर साहब की सदारत में। उसमें नहीं, ये जो अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल है ना, इसके हवाले से सिद्दीक मैं जानना चाहूंगी कल का जो ज्वाइंट सेशन है वो कितना इम्पैक्ट रखता है? क्या हुकूमत अपने बिल्स पास करवा सकेगी? और उसके साथ साथ ये जो अपोजिशन है, क्या उसको वाकई में डर है कि हुकूमत अगर पास करवा लेगी बिल्स तो फिर क्या होगा? मारिया, कल का जो दिन है जो अब से चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगा, 17 नवंबर का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख का बड़ा दिन है, आने वाली पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़ा दिन है। 2023 के इलेक्शन के लिए कल का दिन बड़ा दिन है। उसकी रीज़न क्या है? कल पार्लियामान से लेकर अदालती महाज तक 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगले 1.5-2 साल की सियासी और अदालती सिमत का तयन करेंगी। कल पार्लियामान में क्या होना है? ज्वाइंट सेशन है, और ज्वाइंट सेशन किस माहौल में हो रहा है? उस माहौल में हो रहा है, आज से आप 3 दिन पीछे चली जाएं। 3 दिन पहले क्या बताया गया हमें? एमकेएम नाराज हो चुकी है और काफ लीग नाराज हो चुकी है सिविल मिलिट्री तल्लुकात की वजह से, और हुकूमत जा रही है, चंद दिन की मेहमान है, तय कर लिया गया है, खुर्शीद शाह वज़ीर आज़म बन रहे हैं, शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा पे आ रहे हैं। ये होगा, पहले उस्मान बुज़दार जाएंगे, फिर चेयरमैन सेनेट जाएगा, फिर इमरान खान जाएंगे, इन्हों तब्दीली होगी, फिर वो आगे असम्बली तोड़ देंगे। नवाज शरीफ ने भी सदीक साहब ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं भी वज़ीर आज़म हो सकता हूँ, और वो ताया नाअहली के खात्मे की बातें होने लग गई, नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो गई, लॉन्ग मार्च की बातें शुरू हो गई। क्या कुछ नहीं है जो पिछले 10-12 दिन में हमने नहीं सुना।
और कल अगर ये ज्वाइंट सेशन में बिल पास हो जाते हैं तो फिर अपोजिशन जो है वो ये तो पुरानी बात होगी, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, पुरानी तनख्वाह पे भी कट लग जाएंगे। अगर कल ये हो जाएगा पुरानी तनख्वाह पे भी कट लग जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, अगर कल ज्वाइंट सिटिंग में, ज्वाइंट सेशन में अगर बिल पास हो जाते हैं, कुछ लोग पुरानी तनख्वाह पे काम करने से इनकार कर देंगे और वो कहेंगे कि हमें नई नौकरी ढूंढनी है और वो नई नौकरी तहरीक इंसाफ के साथ भी हो सकती है। दूसरा मामला, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के कुछ लोग पीटीआई में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, वो फिर उसके बाद पीटीआई में आने का सोचेंगे, क्योंकि देखें पिछले 10, 12, 14 दिन में माहौल ये बनाया गया कि सिविल मिलिट्री में इतने इख्लाफात हो गए हैं फौज और इमरान खान में कि बस जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। कल अदालत में क्या होने जा रहा है? ये जो बयान हल्फी है, नवाज, ये जो बयान हल्फी है, ये असल में तो क्या मामला था? ये तो रखना ही इन्होंने कल था आमिर फारूक साहब के सामने, लेकिन मरियम साहबा की चालाकी और होशियारी ने, और वो मोटरवे पे अक्सर हम जाते हैं ना तो लिखा हुआ होता है स्पीड थ्रिल्स बट गिल्स, वही हुआ इनके साथ। इनको जिसने भी ये मशवरा दिया गलत दिया। इन्होंने अपनी लीगल टीम के पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, लंदन प्लान को नाकाम बना दिया है। अब कल ये इनकी कोशिश होगी कि दोबारा ये बयान हल्फी वहां पर रखें और कल ये कोशिश करेंगे कि जस्टिस आमिर फारूक साहब बेंच से अलग हो जाएं, वो केस सुनने से इनकार कर दें। अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, मैं इसलिए खुदा न खास्ता कह रहा हूं कि ये एक जाहिर है अदालती मामला है, सेंसिटिव मामला है, अदालती मामलात में जाहिर कमेंट इस अंदाज में करते हुए एज ए पाकिस्तानी देखें, हम ये चाहते हैं कि ये केसेस चले, मंतकी इंजाम को पहुंचे। अगर ये कल बेंच टूटता है ठीक, तो उसके बाद ये बहुत लंबी इसकी आगे चली जाएगी इसका मामला। फिर शायद शरीफ खानदान कामयाब हो जाए उस मामले में कि किसी तरह से इन केसेस को 2023 तक ले जाए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदालती महाज पर भी और पार्लिमानी महाज पर भी। अच्छा अदील, वजीर आला पंजाब आज वजीर आजम चैम्बर में भी मौजूद थे, तरक्याती कामों का जायजा भी दिलवाया गया और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ऑपोजिशन में हम देख रहे हैं एक्टिव है। परवेज इलाही से शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ आसिफ जरदारी और मरियम नवाज साहिबा ने भी उनसे टेलीफोनिक राबता किया है। तो ये दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। देखें, जो मुलाकातें जिनकी वो आप बात कर रही हैं वो तो ज़ाहिर है हाल अहवाल लेने के लिए, अयादत के लिए हैं और शुजात साहब की तबीयत के हवाले से, और वो ये सियासी वज़ादारी में ऐसा होता भी है। चौधरी बरादरान भी जाते हैं जब कोई इस तरह की सूरत हाल होती है। और ये जो हमजा साहब हैं, इनके तो मोहनस साहब के साथ, चौधरी बरादरान के साथ मुशर्रफ दौर की जब बात है, उस वक्त भी कोई ऐसे कोई ख़राब ताल्लुकात नहीं थे। तो ये तो इसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक मामला बुज़दार साहब वाला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि देखें, इत्तेहादियों के कंसर्न तो दूर कर दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, कि खतरा अपनों से था। और अपनों के अदील वड़ाई साहब ये बताएं कि आपने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं, लेकिन शहर इक़्तिदार में तो ये कहा जा रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। तो ये क्या मतलब, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए? मुझे एक बात बताएं कि काफ लीग को इस वक्त सूट क्या करता है? क्या ऑप्शन, क्या काफ लीग के पास? कोई ऑप्शन नहीं है। पंजाब की एमक्यूएम, मोहनिस इलाही साहब जो हैं वो वजारत में बैठे हैं, खुदा खुदा करके वजारत मिली है। जहां जहां इनके एमपीएज हैं वो अपने अपने जिलों में हुकूमत कर रहे हैं, उनकी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उनको और क्या चाहिए? और एमक्यूएम तो हर दौर में जाहिर है, और ये टाइम होता है नखरे दिखाने का। कौन से कंसर्न थे? अच्छा, जो बुज़दार साहब के साथ मुलाकात हुई है, ये इसलिए हुई है कि उनके एमएनएज के बड़े कंसर्न से कि हमारे हलकों में तरक्याती काम के हवाले से पंजाब हुकूमत ताउन नहीं करती, जो बहुत सारे मसाइल हैं। तो उसमें जाहिर है बुज़दार साहब को भी बताया गया कि इनके साथ ताउन करें। तो उनके सबसे बड़ा एमएनएज का तो शिकवा ये होता है कि हमने अपने इलाकों में जाके फेस करना होता है और हमें पूछा ही कोई नहीं जाता। अदील वड़ाई साहब, ऑन ए लाइटर नोट, आप कह रहे हैं कि काफ लीग का किरदार जो है वो जो कहा जाता है फुप्पो वाला किरदार है या उन रिश्तेदारों वाला है जो हर गमी खुशी पे जो है ना, या गमी पे तो नहीं, खुशी पे रोज के बैठ जाते हैं कि हमें मनाया जाए। देखें सदीक जान साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब की जो सियासी बसीरत है, चौधरी परवेज इलाही साहब का जो एक सियासी बैकग्राउंड है, चौधरी शुजात साहब का, इस हुकूमत में जब जब भी क्राइसिस आया है और जब भी सेनेट के इलेक्शन में जरूरत पड़ी, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते रहे। मैं समझता हूं कि उन्होंने वज़ादारी का उस वक्त मुजाहिरा करके बहरहाल उन्होंने किरदार अदा किए हैं। लेकिन एक खबर रह गई, वो जो मैंने कहा था। ब्रेक के बाद, दिल ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन खबर आपसे शेयर करेंगे। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल है उसमें क्या ऐसी शिकायत डिस्कस हुई हुई है, उस पर क्या काम हो रहा है, ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था कि खबर है अदील के पास कि जो तमाम बिल्स हैं क्या वो एक ही दिन में पास होंगे, प्लस जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से बिल है उसमें खबर है। अदील, क्या खबर है आपके पास? देखें, मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ा मसला है वो 8 शिकें जो कौमी असम्बली से पास हो गई थी, प्राइम मिनिस्टर एग्री कर चुके थे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि पार्लियामेंट के वो मुश्तरका इजलास में आना पड़ गया बिल को पूरे का पूरा, क्योंकि रूल्स में यही लिखा है जब सेनेट से मुस्तरद हो जाए, वहां से मंजूर 90 दिन में ना हो सके तो एज इट इज बिल आ जाता है वापस। ये तरमीम होनी थी सेनेट में जाके। अब वो हैं कानून जो बना रहे हैं आइन से मुतसादिब, इसमें हुकूमत भी समझती है, ये उसके लिए परेशानी की बात है। आगे जाके अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। अपोजिशन तो पहले तैयारी करके बैठी है, मौलाना साहब का आपने शॉर्ट भी सुनवाया। तो इसमें आज प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं लीगल टीम के साथ। लीगल टीम के साथ आज इस बात पे गौर हुआ है कि जो कवायद हैं उनमें तो ये लिखा है कि ये तो एज इट इज पेश करना पड़ेगा, फिर मंजूर करवाना पड़ेगा, तरमीम की तो कोई चीज नहीं लिखी। एक नजीर निकाली गई है आज से तकरीबन को 3-4 दहाइयां पहले, एक नजीर निकाली गई है। उस प्रेसिडेंट को बुनियाद बनाकर इस बात का इम्कान है कि अमेंडेड बिल भी आ सकता है, अगरचे ये रूल्स में नहीं लिखा, लेकिन इस वक्त हुकूमत की लीगल टीम क्या कोई मिसाल है? उसकी एक लेजिस्लेशन में मिसाल थी चूंकि, और ये कल की बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इस पे अपोजिशन शोर मचा सकती है कि ये बिल तो इस अंदाज में मंजूर हुआ था और आप यहां लाकर इस तरह तरमीम नहीं कर सकते, और ये आगे जाके एक बड़ा मसला भी बनेगा। ये अगरचे ये लेजिस्लेशन हो जाएगी, ये मामला अदालतों में आगे जा सकता है अगर ये अमेंडमेंट इस अंदाज में इस नजीर की बुनियाद पे ना की तो। जो बाकी मजीद बिल्स के हवाले से आप कह रहे थे कि उसमें कुछ बाकी बिलों में इतना कोई मसला नहीं है। कुलभूषण यादव वाला जो बिल है उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं थी, और वो भी बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट बिल है जो कि आलमी हमारी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो ईवीएम वाला एक बिल, ईवीएम वाला है, और इंटरनेट वोटिंग वाला है एक बिल, और बाकी वो बिल है जिसमें अमेंडमेंट्स आनी हैं। ठीक है अदील बड़ाई साहब, सॉरी मारिया, अगर अदील बड़ाई साहब से फवाद चौधरी साहब वाले मामले का भी पूछ लें कि आज जो मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करती। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इलेक्शन कमीशन से माजरत भी किया और इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि अगली समात पर अगर आजम स्वाति साहब पेश ना हुए तो फर्द जुर्म आयद हो सकती है या कर दी जाएगी। अदील, वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जो माजरत की इलेक्शन कमीशन से, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखें, मैं समझता हूं कि हुकूमत ने शुक्र है कि उनको भी कोई थोड़ा सा समझ आई है, नहीं तो जिस तरह का वो मुजाहिरा कर रहे थे, ये कोई मुजाहिरा करने वाला है कि आप तसादुम कर रहे हैं, आप इदारों के सामने खड़े हो रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आपने मामले का हल निकालना है, अवाम के लिए निकालना है, और आप कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं। ईवीएम अगर लेके आना है, ये इस तरह जोर जबरदस्ती तो नहीं आना। उसमें मैं समझता हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस फवाद चौधरी साहब ने की थी और जो आजम स्वाति साहब ने की थी, अगर हुकूमत ने अभी भी ये समझ लिया है कि हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, तसादुम में नहीं जाना, बल्कि हमने मसले का हल निकालना है, तो ये बड़ा पान है अपनी गलती तस्लीम कर लेना। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने भी आज जिस तरह कहा है कि ये तहरीरी तौर पे दें, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये मीडिया पे हेडलाइंस चलती हैं, मजाक बनाया जाता है, लेकिन इसका नुकसान मुल्क को होता है, और आजम स्वाति साहब को भी अल्टीमेटली ऐसा ही करना पड़ेगा, ये मामला खत्म हो जाएगा। और फवाद चौधरी साहब ने, मैं समझता हूं कि अपनी ये अगर इसको वो कहें ना कि मैं अपनी गलती भी तस्लीम करता हूं, ये तो माजरत का लफ्ज चल रहा था, अगर मुआफी भी वो कह दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ये बड़ेपन का सबूत है, क्योंकि नेशनल इशू है, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, अपना इशू तो नहीं है। ईवीएम मुल्क के लिए लेकर आ रहे हैं, शफाफ इंतखाबात के लिए लेकर आ रहे हैं, उस पर आपने तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन उस पर मामला तौहीन अदालत वाली साइड पे चला गया। अब उन्होंने जो ये बात की कि मैं तो माउथ पीस हूं काबीना का, बहुत से अल्फाज मेरे अपने नहीं होते जो कि रिपोर्ट हुआ है, तो ये बात भी दुरुस्त है, वो हुकूमत का मौकफ पेश कर रहे होते हैं, और वो टेक्निकली अगर वैसे खेले भी हैं कि इंडिविजुअली तो ये केस उनसे मुतल्लिक है, तो वो काबीना को तो नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तलब कर सकता, लेकिन आजम स्वाति साहब नहीं आए, तो इस मामले को मैं समझता हूं खत्म होना चाहिए। जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने इस मामले का नोटिस लिया था, वो भी समझते हैं कि हुकूमत को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं रिफॉर्म्स के मामले पे, वो भी कोई तसादुम नहीं चाहते, वो इस हवाले से बड़े क्लियर हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई, बीच में कोऑर्डिनेशन के मसाइल आ गए, बीच में जाकर
इस तरह की सिचुएशन बन गई कि तासुर चला गया कि इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन हरगिज खिलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो तहफुजात का इजहार किया था, 37 एतराजात उठाए थे, वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें बुलाया गया, कहा गया कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें, हमने जेन्युइनली कर दिया, इंडिपेंडेंटली दे दिए, वो हमारा हक है, वो माने कोई या ना माने, हमने तो वो देने थे। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो भी हुआ इट्स बेटर फॉर द पब्लिक। सिद्दीक, आखिरी 2 मिनट से मैं चाहूंगी कि आप जो NA 133 पर जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से हुकूमत को जो बड़ा धचका लगा है, इससे मैं चाहूंगी आप कमेंट कर दें। मेरा ख्याल है कि ये वो धचका है जो बड़े धचके से बेहतर है। इलेक्शन लड़ के जो धचका हुकूमत को मिलना है, उससे ये छोटा धचका है, और ये शायद कोई साख जो है वो हुकूमत की बच जाए। देखिए, इस हल्के में जो मेरी वहाँ लोगों से बात हुई, वो ये कहते हैं कि इजाज चौधरी साहब को जो वोट मिले थे, जिसको देख के और जमशेद चीमा साहब जो हैं ये समझा कि वो जीत जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो ये कहते हैं कि इजाज चौधरी साहब ने एक तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया ग्राउंड पे, और दूसरा इजाज चौधरी साहब ने वहाँ पे जो वहाँ पे मजहबी जमातें थी उनको हमायत हासिल थी, मजहबी वोट बैंक की हमायत हासिल थी, और तीसरा यह है कि वहाँ जो बरादरी का वोट है वो भी बड़े तादाद में एजाज चौधरी साहब के साथ था। मेरा ख्याल है कि एजाज चौधरी साहब की मुशावरत से ही टिकट देना चाहिए था, और अगर एजाज चौधरी साहब ये समझते थे कि उनके बेटे को अगर वहाँ से लड़वाया जाता है और वो अच्छे वोट ले सकता है या मुकाबला कर सकता है, तो उन्हीं को वहाँ पे टिकट देना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि आप बार बार ये तब्दीली नहीं कर सकते कि आप आज किसी को दे दें, कल किसी को दे दें। ये लाहौर का हल्का है, बड़ा मुश्किल हल्का है, तो जीतना वैसे भी नहीं था जमशेद चीमा साहब ने। और अब चलें, यह है कि एक हुकूमत की साख बच जाएगी कि जी वो टेक्निकल एक गलती हुई, और इसमें यह भी आपको बता दूं, इसमें एजाज चौधरी साहब का कोई कसूर नहीं है। ये जो एक पूरा एक गेम चलाई गई थी कि एजाज चौधरी ने जानबूझ के ये टेक्निकल गलती करवाई है। ठीक है, अदील, आपको क्या लगता है कि वाकई में बहुत बड़े धचके से छोटा धचका इज बेटर? देखें, ये हल्का तो उनका होम ग्राउंड है, PMLN का, और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ जो मुकाबला होना था ये इतना आसान नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना। फिर उस पर नैरेटिव क्या बनाया जाना था कि देखें जी इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, फिर देखें जी ज़िमनी इलेक्शन भी कोई हुकूमत हारती है, जब जीत जाएं देखें जी इन्होंने धांधली की है क्योंकि हुकूमत में थे, हार जाएं वो देखें जी पॉपुलैरिटी गिर रही है। तो मैं समझता हूँ ये सदीक जान साहब ने जो बात की है ये ठीक की है। वो जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं कि ये शायद तहरीक इंसाफ की अपनी कोई हिकमत अमली थी और ये कोई जानबूझ कर किया गया, हम इस बहस में पड़े बगैर ये समझते हैं कि ठीक है, ये जो चूंकि उनका होम ग्राउंड था और ये नजर आ रहा है नतीजा, इसमें पहले इतना आसान नहीं था उनके लिए जीतना। बिल्कुल नाज़रीन, टाइम चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।